is a lecture third from chapter electricity, class 10th. सो टिल डेट हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कर ली हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने सिंबल्स और इनके यूनिट्स को किया था इन द लेक्चर फर्स्ट, एंड हमने सेकंड लेक्चर में फॉर्मूलाज को किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about charges। ये वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस की कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली चार्ज अब हमारा ना, चार्ज बोल लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल लीजिए, चार्ज हमारा दो कंडीशंस हो सकता है। या तो चार्ज हमारा रेस्ट पर हो सकता है, या तो चार्ज हमारा मोशन में हो सकता है। अब चार्ज रेस्ट पर है मतलब चार्ज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड अगर चार्ज मोशन में है, इसका मतलब है चार्ज अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इलेक्ट्रिसिटी के ना फर्दर दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है जब हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं, और एक ब्रांच है जब हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं। जब हम चार्ज को एट रेस्ट पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब हम चार्ज के बारे में मोशन में पढ़ते हैं तो हम उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली हमने चार्ज को रेस्ट पर भी पढ़ना है, चार्ज को मोशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड चार्ज को समझते हैं। चार्ज है क्या? सो चार्ज को बेसिक हमने बताया था आपको थोड़ा सा इनिशियल लेक्चर्स में। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। एक चीज। दूसरी चीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? नंबर, अमाउंट। जैसे हम बोलते हैं 2 kg राइस या 2 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पर हमारा 2 मैग्नीट्यूड है, kg यूनिट है, राइस कमोडिटी है। अगेन 2 मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर हमारा यूनिट है, डिस्टेंस हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम इसको भी इस तरह से मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, यूनिट की टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? सो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है? इट इज द फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी, इट इज द फंडामेंटल एंड characteristic property of matter और एटम। बेसिकली मैटर के अंदर है क्या? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर हमारा एटम ही है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा
बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, एटम का। एक एटम के पास फंडामेंटल मीन्स बेसिक और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ये उसके करेक्टर में है। अब एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो इसके लिए हम थोड़ा सा एटम को जान लेते हैं। अब बेसिकली एटम होता क्या है, एटम के अंदर हमारी तीन चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हम याद करने के लिए बोल सकते हैं हम एटम के अंदर क्या है, पेन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रली चार्ज होते हैं। सो बेसिकली न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं देता एटम को, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मिलकर एक एटम का चार्ज बनाते हैं। ठीक है, अब किसी एटम में अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं और उस एटम में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होगा ये, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज तो +10 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज तो -10 चार्ज आ जाएगा। तो होगा ये +10 और -10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 0 एटम का न्यूट्रल चार्ज मिल जाएगा। अब इसके केस में ना दो केसेस बनते हैं आगे फर्दर। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरे केस में उसके ऑपोजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में ज़्यादा हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फर्स्ट केस हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोटॉन्स मानकर चलते हैं 10 हैं और इलेक्ट्रॉन्स मानकर चलते हैं 9 हैं। प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज। अब +10 -9 हो जाएगा +1। तो ऐसे एटम का चार्ज पॉजिटिव होगा और हम फिर उस एटम को एटम नहीं कहेंगे, हम उसको आयन कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी एटम जिसका चार्ज हो वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। और दो तरह के आयन्स होते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन्स को इस बार 10 ले लेते हैं और प्रोटॉन्स को हम 9 ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज, -10 + 9 -1, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया एटम का, नेगेटिव। एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन गया। कैसा आयन बना, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे जो आयन्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन। अब होता क्या है, दोनों के नाम इस तरह से होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन में टी देखिए, मैंने टी नहीं लिखा है, मैंने पॉजिटिव लिखा है। सो बेसिकली कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। इस तरह से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सो एटम ही हमारा बेसिक थिंग है जो कि चार्ज के बारे में हमें बताता है और चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, तो अब हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब बाय कन्वेंशन माना गया है ऐसा, अगर इफ़ वी टेक सिल्क क्लॉथ एंड हम इसको रब करते हैं अगर ग्लास रॉड के साथ, तो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे सिल्क क्लॉथ में। अब मानकर चलिए ग्लास रॉड ने सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। अब सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, सिल्क क्लॉथ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज़्यादा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव, और ग्लास रॉड कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है, जहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स को देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब ये है कि उसके यूनिट्स तो होंगे ही होंगे। हम जो यूनिट्स पढ़ते हैं दो तरह से, हमने हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें उसके दो यूनिट्स हमेशा याद रखें, एक एसआई यूनिट्स और एक सीजीएस यूनिट्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उसके एसआई यूनिट्स मैंने पहले भी बताए हैं, वो हैं कूलम्स, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और जो हमारे सीजीएस यूनिट्स हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं। सीजीएस यूनिट एक है हमारे स्टैट कूलम और एक है हमारे एब कूलम। हम स्टैट कूलम को एक और नाम से जानते हैं, वो है ESU। ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड एब कूलम को भी हम एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। अब हल्का से इनका कन्वर्जन याद कर लेते हैं। बेसिकली बाय डेफिनेशन इनका आपस में रिलेशन है। 1 कूलम बराबर है 3 × 10⁹ सॉरी ESU के, माने स्टैट कूलम के, और वो इन टर्न बराबर है 1/10 EMU के, माने एब कूलम के। ये एक रिलेशन है, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। अब मूविंग फर्दर, नेक्स्ट थिंग जो हमने स्टडी करनी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज, चार्ज जो होता है, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी प्रकार है, बचपन से पढ़ा आपने जूनियर क्लासेस में। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज 2 प्रकार का है। मूविंग अहेड, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर दो लाइक चार्जेस, लाइक माने पॉजिटिव को अगर पास रखेंगे या नेगेटिव को, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक केस ये, अगर पॉजिटिव चार्ज को पास रखेंगे ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव दोनों एक जैसे चार्ज है, ये भी दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिपेल, इनमें रिपल्शन होगी। वहीं अगर हम अनलाइक चार्जेस, जब लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। अब इसी के ऑपोजिट अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस पास आने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अट्रैक्ट। सो बेसिकली जो हमारे अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर whereas unlike charges attract each other. ओके, अब मूविंग अहेड, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी, क्लास 9th में आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, जिसका मैंने ब्रीफ थोड़ा सा पहले बताया था आपको।
फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कभी कभार डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट करें और डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो हमारा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी ही है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? चार्ज हमेशा हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब क्या है? आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी से रिलेटेड है। पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही चार्ज हम बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अभी जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉरी हमने एग्जाम्पल लिया था, जब हम एक सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं एक ग्लास रॉड के साथ, होता क्या है बेसिकली, बिफोर रबिंग ना ही सिल्क क्लॉथ के पास कोई चार्ज था, ना ही ग्लास रॉड के पास चार्ज था। जैसे ही हमने रब किया, सिल्क क्लॉथ ने ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ठीक है, जब सिल्क क्लॉथ ने ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, एंड सिल्क क्लॉथ के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब बेसिकली ये चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इस ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में चार्ज ट्रांसफर हुआ है, एंड ड्यू टू दैट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ इस ग्लास रॉड के केस में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट हो गए और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। अब जब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है तो ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसका नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सोचने वाली बात यह है, अगर यहाँ से ग्लास रॉड से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर -1 चार्ज होगा और यहाँ पर उसके इक्वल एंड ऑपोजिट +1 चार्ज डेवलप होगा। अगर यहाँ से यहाँ ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर -2 चार्ज होगा और यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट +2 चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको हम, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम एक और एग्जांपल से कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमने वाटर लिया और इस बीकर में हमने सॉल्ट को ऐड किया, NaCl। मानकर चलते हैं वी एडेड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इन H2O। अब जैसे ही NaCl को हमने वाटर में ऐड किया, H2O में ऐड किया, हमारे पास Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस हमारे पास आयन्स बन गए। पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन, क्योंकि इसमें T है तो T+ की तरह होता है, पीछे बताया मैंने आपको, और Cl नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज आयन्स जिनको हम अनायन बोलते हैं। अब यहाँ पर 100 Na पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, 100 पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयन्स डेवलप होंगे और यहाँ पर 100 Cl नेगेटिव अनायन्स डेवलप होंगे। अब चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ, चार्ज यहाँ पर भी डेवलप हुआ, मतलब 100 + 100 200 हो गया क्या? नहीं,
अब 100 Na पॉजिटिव आयन्स है, इसका मतलब प्लस 100 चार्ज है। Cl नेगेटिव 100 है, मतलब माइनस 100 चार्ज है। अब प्लस 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा? 0। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का, वो सिस्टम जिसमें से बाहर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है या चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही इधर से बाहर जा रहा है चार्ज कुछ, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है कंजर्व्ड रहा। जितना चार्ज पहले था, 0 चार्ज पहले था, अभी भी 0 चार्ज ही रहा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि हमारा जो चार्ज है ना, वो हमेशा इंटेग्रल फॉर्म में होगा। हमारा टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज किसी फ्रैक्शन में हो, मतलब +1/2 हो या -1/2 हो। दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यही मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का। चार्ज इज क्वांटाइज्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रॉपर्टी को, तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटेग्रल मल्टीपल of charge on an electron। जी हाँ, इंटेग्रल मल्टीपल मतलब अब टोटल चार्ज हमारा क्या है, Q, वो किसके बराबर है? इंटेग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। अब वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे। साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसके साथ? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम डिनोट करते हैं E के साथ। हमारी E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये हमारा चार्ज इज क्वांटाइज्ड की प्रॉपर्टी है। इसका सिंपल बेसिक लैंग्वेज में यही मतलब है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज हमेशा इस तरह से इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। +100 चार्ज कोई बोलता है पॉसिबल है, -100 चार्ज बोलता है पॉसिबल है। अगर बोलता है +1/4 चार्ज, इसका मतलब कोई ना कोई खोटा है, गलत बात कर रहा है कोई, ठीक है। मूविंग अहेड, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा एसोसिएटेड होता है मास के साथ। जी हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एटम के अंदर देखते हैं। बेसिकली एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस नहीं होते, वो हमारा अलग तरह की साइंस होती है, उसमें होते हैं। क्लास 10th की साइंस में हम प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं सीखेंगे, वो हाई क्लासेस में रहेगा आपका। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो सकता है, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे चार्जेस जनरेट होते हैं। अगर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, अगर मान लीजिए ए बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, इसका मतलब ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। अगर एक बॉडी बी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले गए, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ऐड हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ऐड हो रहा है, यहाँ तो बाहर निकाला जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाला जा रहा है या इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन का मान लिया मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है लगभग 1840 टाइम्स कम होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन से, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
हमेशा हमेशा चार्ज जो मास है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा हमेशा मास में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। दैट्स इट। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।